शिवराज जी, अब आप 2005 में आए थे, 2013 चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है उसको राजनीति में कहा जाता है कि इसको कोई रोक नहीं सकता, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने काम बहुत अच्छा किया है लेकिन एक फटीग फैक्टर होता है, वोटर एक ही चेहरे को देख देख के थक जाता है, या फिर जिसको आप परिवार भी कहते हैं, परिवार भी कई बार ये सोचता है कि कुछ बदलाव करके देखा जाए। आप एंटी इनकम्बेंसी जो वेव होती है उससे कैसे निपटेंगे? मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कई बार एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसका चेहरा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ सरकार के खिलाफ कोई नहीं है, हमें कहीं दिखाई नहीं देती। और हम लोग आश्वस्त हैं कि जो काम है लोग काम देखते हैं। चेहरा भी अच्छा और बुरा काम से लगता है, केवल सुदर्शन चेहरा है और लोग पसंद कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आडवाणी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, जैसा आपने भी कहा कि जब आपने बागडोर संभाली थी तब स्थिति बिल्कुल अलग थी, और आडवाणी जी ने तब ये कहा था कि मध्य प्रदेश को यहाँ तक लाना, ये गुजरात में जो विकास हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में को यहाँ तक लाना ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि ये बेहद मुश्किल काम था। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और गुजरात पहले से संपन्न राज्य था। आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ज्यादा मुश्किल रहा और आपकी उपलब्धि भी ज्यादा बड़ी रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हर एक राज्य की अपनी चुनौती रहती है, हर एक राज्य में अलग अलग तरह की अपेक्षा और आकांक्षा होती है, और इसलिए आप गुजरात की बात करें, गुजरात ने बहुत बेहतर काम किया, हम प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ भी बहुत बेहतर काम हुआ है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ भी अच्छा काम हुआ है। और श्रद्धेय आडवाणी जी ने यही कहा था कि इस संदर्भ को देखो तो यहाँ भी अच्छा काम हुआ है, वहाँ भी अच्छा काम हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भाजपा की जो सरकारें हैं, अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, देश में उन्होंने बहुत बेहतर काम करके दिखाया। एक आपके ऊपर जो आरोप लगता है, और वो ये लगता है कि आप घोषणाएं बहुत करते हैं, और आपके विरोधी आपको घोषणावीर कहने लगे हैं। 7,000 से ज्यादा घोषणाएं आप कर चुके हैं, और लोग कहते हैं कि हर रोज आप 3 घोषणाएं करते हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे कि घोषणाएं होती और उसमें से आधी सिर्फ कागजों पर है? जो वीर होता है वही तो घोषणाएं कर सकता है, जिसमें कोई सपने ही नहीं है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है, वो घोषणा क्या खाक करेगा। लेकिन ये बात सही नहीं है कि घोषणाएं पूरी नहीं होती। अब देखिए, घोषणा ऐसी कि मैंने तय किया कि नर्मदा जी के पानी को मैं छिपरा जी में लाऊंगा। जब मैंने घोषणा की तो लोगों को लगा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहते नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पानी ले जाना है, क्योंकि उसके अलावा मालवा को बचाने का कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अब छिपरा जी नर्मदा जी मिल रही है, काम लगभग पूरा हो गया है। जितनी घोषणाएं की अक्षरशः पूरी करने का काम हमने किया है, और इसलिए और कुछ नहीं मिलता तो वो घोषणा वीर करते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ, वीर ही घोषणाएं करते हैं। घोषणावीर और भाषणवीर, तो भाषण तो है, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आजकल खूब हाथ हिला के भाषण देते हैं, इसमें क्या वीरता है जी। लेकिन कोई भी कैसे भी भाषण दे, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो लोग भरोसा कौन करेगा? अगर हाथ से कोई बोलेगा, हृदय से बोलेगा, अंतरात्मा से बोलेगा, तो उसकी आवाज लोगों के दिल को छुएगी। झूठी गप्पें देंगे तो कौन सुनेगा? तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन कुछ आंकड़े जैसे सीए जी ने कहा कि खनन में बहुत गड़बड़ियां हुई, और खनन की वजह से 1496 करोड़ का राजस्व हानि मध्य प्रदेश को हुआ। करप्शन का चार्ज लगता है, या मनरेगा में जो फेक जॉब कार्ड्स थे वो चार्ज लगता है। मैं एक तो करप्शन से निपटने के लिए जो मध्य प्रदेश में काम हुए हैं, 3 चीजें मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। नंबर 1, ई टेंडरिंग, ई मेजरमेंट और ई पेमेंट। हमारे यहाँ कोई भी टेंडर बिना ई टेंडरिंग के नहीं होता। पहले तो मैनिपुलेट किए जाते थे, ग्रुप बन जाते थे, ग्रोह बन जाते थे, और इसलिए पूरी तरह से उसको पारदर्शी बना दिया। ठेकेदार चक्कर लगाता था तो गड़बड़ होती थी, तो सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचेगा, ये व्यवस्था की मध्य प्रदेश में हमने की। और हम मेजरमेंट के मामले में भी यहाँ बैठ के हम पता लगा लेते कौन सी चीज़ कितनी बन गई, तो उस दिशा में हम बढ़े। दूसरे, मध्य प्रदेश पहला राज्य जहाँ लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम हम लेके आए, और उसमें हमने तय किया कि जनता का अगर कोई काम है, संबंधित अधिकारी तय है, वो अगर निश्चित समय सीमा में नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दिया जाएगा। और ऐसे करोड़ों काम है जो लोगों ने दिए और समय सीमा में हुए। तीसरी चीज़, करप्शन अगर कहीं है तो हमने ही ढूंढा, अगर कार्रवाई की तो हमारी सरकार ने कार्रवाई की। लोकायुक्त तो मध्य प्रदेश में इतने लोकायुक्त संगठन सशक्त है कि वो जहाँ चाहे छापे मार सकता है। अब इस पे आलोचना किसी ने की कि मध्य प्रदेश में छापे पड़े, किस राज्य में छापे पड़े? हम में हिम्मत थी, हमारे यहाँ छापे पड़े। जहाँ धन था अवैध रूप से हमने निकाला, और केवल इतना नहीं किया, उसको राजसात किया। आप देखिए, मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ छापे मारने के अधिकार है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ हमने स्पेशल कोर्ट बनाया और ये तय किया कि आय से अधिक संपत्ति अगर किसी लोक सेवक के पास होगी तो कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में मामला जाएगा, साल भर के अंदर कार्रवाई पूरी होगी, संपत्ति राजसात हो जाएगी। और वो संपत्तियां राजसात हो रही, कौन ने इतनी कार्रवाई की? आप पूरे देश में और कहीं छापा मारो। लेकिन शिवराज जी, ये भी है कि इस राज्य में ऐसा क्या है कि यहीं हजारों करोड़ की ऐसे अधिक संपत्ति मिल रही है? इसी राज्य में छापे मारे जा रहे हैं, दिल्ली में मारो,
देखिए ये कहना, एक तो ये है कि आप ईमानदारी से करप्शन से लड़ रहे हैं तो करप्शन उजागर भी होगा और आप दबा नहीं बैठ जाएं जैसे दिल्ली में होता है, लेकिन हमने उसको उजागर करने का काम किया है, हमने उसको निकालने का काम किया है। और जहां भी हो, मनरेगा में गड़बड़ हुई, कार्रवाई किसने की? हमने की। कई के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध उत्खनन कहीं होता है, कार्रवाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। लेकिन हम जो कार्रवाई करते हैं उसके आधार पर गड़बड़ हो गई और उसको बड़ा चढ़ा के बताना। लेकिन इतने बड़े तंत्र में, सिस्टम में गड़बड़ियां हो सकती है। आप नहीं कह सकते कि नहीं 100% कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। हमारी विशेषता ये है कि हम गड़बड़ को छुपाते नहीं है, हम पकड़ के फिर कार्रवाई करते हैं, उससे और उजागर होती है। शिवराज जी, आपकी जो आयु है वो 54 साल है। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो 43 साल के हैं। आप उनसे सिर्फ 11 साल बड़े हैं। आप भी ये कहेंगे कि आपको लोग एक युवा नेता के तौर पर देख सकते हैं? एक दूसरा, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी बीजेपी के बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा वक्त आपके पास है आपकी उम्र की वजह से। क्या आपको ऐसा लगता है, जिसको हम कहते हैं कि डार्क हॉर्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स, आप अपने आप को ऐसा देखते हैं? देखिए, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैंने वही किया है जो पार्टी ने तय किया है। अपने मन से कोई भी चीज अपने हाथ में लेने की ना तो मेरी प्रवृत्ति है ना मेरी इच्छा है, नंबर एक। नंबर दो, मेरी सीमाएं मध्य प्रदेश है, क्योंकि मैं ये मानता हूं ऐतिहासिक रूप से पिछड़े राज्य को अगर हमने समृद्ध और विकसित राज्य बना दिया और 7.5 करोड़ जनता की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, मैं मानूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और अपने देश की मैंने बेहतर सेवा कर ली। क्योंकि 7.5 करोड़ लोग अगर 125 करोड़ में से अगर आप उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके अलावा मैं ना देखता ना मैं सोचता, मैं मध्य प्रदेश में ही मेरा मन लगा हुआ और मुझे लगता है मेरी जरूरत यही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, कदापि नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जितने मेंबर होते हैं, अध्यक्ष जी का अधिकार है, उतने सदस्य वो बनाते हैं, उन्होंने बनाए हैं और उनके फैसलों का हम सब आदर करते हैं। अब मैं एक सवाल आपसे ऐसा पूछता हूं जो कि जिसके बारे में लोग बाहर चर्चा करते हैं, आपके राज्य में भी और दिल्ली में भी लोग उसकी चर्चा करते हैं, और वो चर्चा ये होती है कि लोग अक्सर आपको नरेंद्र मोदी से आपकी तुलना करते हैं और लोग कहते हैं कि गुजरात से 26 लोकसभा की सीट है, मध्य प्रदेश से 29 है, वहां से 15 लोकसभा के सदस्य आए बीजेपी के, आपने 16 भेजे। विकास दर आपका ज्यादा है और आपका काम ज्यादा मुश्किल था। वो भी एक मुख्यमंत्री हैं और आप भी एक मुख्यमंत्री हैं। इस तुलना को आप कहां तक सही मानते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तुलना जायज है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत हैं। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं आज की तारीख में, और ये मैं नहीं कहता, जमाना कह रहा है। विरोधी भी कहीं ना कहीं से उनकी प्रशंसा करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी कहते हैं, और इसलिए उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना काम है। मैं अपनी तुलना उनसे नहीं करता। और जब लोग आपकी तुलना उनसे करते हैं, जिनमें कि आडवाणी जी भी शामिल हैं, उस दृष्टि से कभी किसी ने तुलना नहीं की। श्रद्धेय आडवाणी जी ने जिस संदर्भ में बात कही थी कि मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य था, वहाँ अच्छा काम हुआ है, बीमारू से अगर वो विकासशील राज्य की श्रेणी में आया है तो ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन उसको जोड़ तोड़ के कई बार लोग मिला लेते हैं। ये आपको अच्छा लगता है या आपको खराब लगता है? मैं तो तभी मैंने तो उस समय भी कहा था कि नंबर 1 भी नहीं हूँ, नंबर 2 भी नहीं हूँ, मैं तो नंबर 3 हूँ, क्योंकि मुझसे सीनियर रमन सिंह जी और मुझसे बेहतर रमन सिंह जी काम कर रहे हैं। एक और थ्योरी भी चलती है, वो थ्योरी ये चलती है कि तीसरी बार अगर आप चुनाव जीते, इस बार भी अगर आप मुख्यमंत्री बने, तो ये एक अद्भुत कारनामा आप करके दिखाएंगे देश के लोगों के सामने। इसके बाद आपका कद और ज्यादा बड़ा बन जाए। ऐसे पहले भी लोग हुए हैं जो ये अद्भुत कारनामा पहले ही कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी की हायरार्की में अगर आप तीसरी बार बनते हैं तो आप भी दिल्ली के एक बड़े दावेदार बन मैं अकेला नहीं बनूंगा, डॉक्टर रमन सिंह भी बनेंगे। मोदी जी पहले ये कर चुके हैं, इसलिए कोई अद्भुत बात नहीं होगी। एक आपके बारे में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शैली है, आपकी शैली है कि आप चुपचाप काम करने वाले लोगों में से हैं, और आपके विरोधी भी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि जैसे आपके एक विरोधी ने बीच में कहा कि आप जो करते हैं वो बिल्कुल पोखरण विस्फोट जैसा सीक्रेट रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो इस शैली के बारे में आप हमें बताइए, जिसकी वजह से आपके जो प्रतिद्वंदी हैं अपनी पार्टी में भी और बाहर भी, वो लोग ये कहते हैं कि आप बड़े आराम से चुपचाप से सफाई करते हैं। देखिए, मैं इस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ कि कुछ करना है, सफाई करना है, वो करना है। हम तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि लोग विश्वास और भरोसा करते हैं। जोड़ तोड़ गुणा भाग ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है, मुझे आता भी नहीं, मैं कभी करूंगा भी नहीं। मेरे सामने आपके कुछ वादों की लिस्ट है जो कि मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी। हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार, मंडी में किसानों को 5 रुपए थाली का भोजन, किसानों के लिए विश्राम भवन, गांवों को 24 घंटे बिजली, गरीबों को 25 पैसे प्रति किलो नमक, किसानों के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण की माफी। जब आपके सारे वादे और ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कलयुग में हम सतयुग की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। क्या ये संभव है और ये आप कर पाए हैं?
ऐसा है कि अगर आप उठा के देखेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, कितने काम हुए किसान बताएंगे। खेती को हमने ऐसे ही इतना नहीं बढ़ाया, हमने जो वादे किए थे उसमें इरिगेशन भी किया था। हमने कई चीज़ें ऐसी जो नहीं कही थी, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है। किसानों को 150 रुपये कुंटल गेहूं पे बोनस देने वाला, धान पे बोनस देने वाला और मक्का पे बोनस देने वाला मेरा राज्य अकेला एकमात्र है। फ्लैट रेट पे बिजली देने वाला अद्भुत कारनामा किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो जो चीज़ लोग मानते थे, ये आज जो योजना आई है गेहूं वाली, ये 2003 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा हम लेके आए थे। और जो सबसे गरीब आदमी है उसको सस्ता राशन देना, उसको रोटी की ठीक व्यवस्था करना, ये आज से नहीं, हम लोग पहले से क्रियान्वित करके रखा है। हाँ, उस समय हम 3 रुपया किलो देते थे, अब 1 रुपया किलो दे रहे हैं। तो इसलिए जो वादे हमने किए वो वादे हमने पूरे किए। शिवराज जी, ये जो हम कार्यक्रम करते हैं इसमें हम कई बार सीखने की भी कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को केंद्रित रखते हैं गवर्नेंस पे ज्यादातर। उस नाते आपसे ये जानना चाहते हैं, बाकी मुख्यमंत्रियों के हिसाब से भी और बाकी राज्यों के हिसाब से भी, आपने ऐसा क्या किया जो कि बाकी के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए और वो रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिला? कोई एक खास ऐसी चीज है जो आप कहते हैं कि गवर्नेंस में आपने एक नया प्रयोग किया और वो इस राज्य में उसने काम किया? एक तो आप नहीं कह सकते, प्रयास चारों तरफ हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हुए। मैं ये मानता हूँ कि मूल चीज़ अगर एक पूछोगे तो एक ललक, एक तड़फ सीने में हमेशा से रहेगी, और बेहतर कैसे करें और अच्छा कैसे करें। अगर ये तड़फ रहेगी तो आपसे अलग अलग काम करवा लेगी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद आप संतुष्ट हो गए और जैसे रूटीन की सरकार चलाती वो चलाते रहे तो आप विशेष नहीं कर पाएंगे। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन एक तड़फ है जो मुझे 24 घंटे सक्रिय रखती है और दिन रात में सोचता रहता हूँ और अच्छा कैसे करूँ। उसी में से कई चीजें फिर निकलती चली जाती हैं। ये जो ललक है और तड़प है, ये बाकी मुख्यमंत्रियों में आपसे कम है? मैं किसी की तुलना नहीं करता। मैं तो जो काम मैं कर पा रहा हूँ वो तुलना करने का काम दूसरों को। देखो, दूसरों की आलोचना करना बहुत सरल है, लेकिन किसी के काम का 2 मिनट में मूल्यांकन करके मैं कह दूं कि बाकी सब बेकार है, मैं ऐसा नहीं मानता। उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास किए होंगे, मैं अपने हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का जो जमाना है, जब लोग एक दूसरे के ऊपर ज्यादा आरोप लगाते हैं, आप देखिए कि दिल्ली में भी अगर कांग्रेस बीजेपी के भी संबंध देखें तो आरोपों की राजनीति होती है। इस पूरी नेगेटिव राजनीति में आप पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं? नहीं, देखिए, कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उत्तर देना जरूरी हो जाता है, और इसलिए पार्टियां जब एक पे आरोप लगता है तो दूसरे उत्तर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम अपनी पूरी ऊर्जा सकारात्मक काम में कैसे लगाएं। देखो, गाली से आप व्यथित हो गए और दूसरे को गाली आपने देना शुरू कर दी तो फिर गाली का ही खेल चलता रहेगा। मेरा अपना जो मूल पिंड है वो ये है कि भाई अपना काम किए जाओ, और काम का मूल्यांकन जनता करेगी, दूसरे को गाली देने से क्या होता है। लेकिन राजनीतिक दल को कई बार आवश्यक हो जाता है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने आरोप लगाई तो राजनीतिक पार्टी उत्तर देगी। लेकिन मुझे इसमें मजा आता है कि मैं किसी को गाली नहीं दूं, किसी की बुराई नहीं करूं, अच्छा काम करता रहूं। ये मेरे अंदर से ऐसी भावना निकलती, तो मैं अपना अच्छा करता रहता हूं। जब विकास के मुद्दे को छोड़कर जब बुरके पर पॉलिटिक्स होती है या जब टोपी की राजनीति होती है, और बीजेपी में भी 2 वर्ग बन जाते हैं, एक वर्ग वो जो टोपी पहन लेता है, एक वर्ग वो जो टोपी नहीं पहनता है। सच नहीं, देखिए, ये कोई इशू है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती इशू बनाए जाते हैं। ये कोई इशू थोड़ी है, मतलब भारतीय राजनीति में ये कोई बड़ा इशू हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इशू बनाए गए हैं, मैं नहीं मानता कि ये कोई मुद्दे हैं। जब आपने एक समारोह में वो टोपी पहनी थी तब आपने सोचा था कि वो ऐसा इशू बनेगा? मोदी जी की और मेरी तुलना मत कीजिए। हर एक व्यक्ति के काम करने की अपनी शैली होती है, लेकिन मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के सोच में भी समाज के सब वर्गों का कल्याण निहित है। अब मध्य प्रदेश में जो मुझे लगता है वो मैं करता हूँ। दोनों की तुलना मत कीजिए, क्योंकि हम लोग अब कभी आपस में ऐसी तुलना करते नहीं है। हम सब इस बात के पक्षधर है कि सर्वधर्म सद्भाव भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। ये देश आज से नहीं, हजारों सालों से कहता रहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, सबका आदर करते हैं, सारी उपासना पद्धतियों का, सारे मजहब का, सारे धर्मों का, और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे अक्सर और भी लोग करना चाहते हैं, और ये कहा जाता है कि एमओयूज जो हुए, 1544 एमओयूज हुए थे, और उसमें से आपने कहा था कि आप 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन उसमें से काफी कुछ हुआ नहीं। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि 10 लाख करोड़ का लेके आएंगे। हमने इन्वेस्टर समिट करना शुरू किए। पहले तो यहाँ कोई प्रयास ही नहीं होता था, जब बंद थे, जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे। हमने उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश की। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 84,000 करोड़ के उद्योग तो ऐसे जिनमें उत्पादन शुरू कर दिया है, 1,40,000 करोड़ के ऐसे जिनमें तेजी से काम चल रहा है, निर्माण के काम हो रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं, और लगभग इतने ऐसे हैं, इससे भी ज्यादा, जिनमें बाकी प्रोसेस, जमीन आवंटन, अलॉटमेंट, कारखाना आज आपने एमओयू के कल खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, फॉर्मेलिटी सारी पूरी करनी पड़ती। तो मध्य प्रदेश में उद्योगों की दृष्टि से जो काम आज चल रहा है वो अद्भुत है,
इसके पहले कभी नहीं हुआ। तेजी से लोग आ रहे हैं, इस मंदी के दौर में मध्य प्रदेश में विश्वास जता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश एक नए ट्रैक पे आया है। शिवराज जी, आपको जो आपने सोचा है जो काम, आखिरी सवाल मेरा ये, आपको कितना वक्त और चाहिए उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए, वक्त तो जनता के हाथ में है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं ही कर सकता हूँ, हो सकता है दूसरा और करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस ट्रैक पे आज मध्य प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है, आज मेरे दिमाग में फिर और सपने हैं। जो लोग कहते हैं घोषणा भी रूम में, तो सपने देखता हूँ, फिर सपनों को साकार करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे दिमाग में जुनून है नदियों को जोड़ने का, और इसलिए हमने नर्मदा छिपरा जोड़ी, दूसरी नदियों को जोड़ के पानी की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे मन में जुनून है कि गांव में भी टैप वाटर क्यों नहीं दिया जा सकता, माताएं बहनें हैंडपंप से पानी क्यों भरे। मेरे मन में जुनून है हम लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएं, क्योंकि रोजगार के अवसर केवल खेती पैदा नहीं कर सकती, और शिक्षा के बाद रोजगार, ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे क्यों लघु और कुटीर उद्योगों का चीन की तरह जाल नहीं बिछा सकते। रक्षाबंधन यहाँ मनाए, राखी बन के चीन से आई, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री व स्वरोजगार जैसी योजना भी बनाई, जिसमें यूथ को पैसा भी मिले, उनको ट्रेनिंग भी दें, काउंसलिंग भी करें, टेक्नोलॉजी भी दें, और उसके बाद मार्केटिंग भी करें, डिज़ाइन भी बना के दें। तो मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा जाल बिछा डालूं जिससे मेरे बच्चों को रोजगार मिले। बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई, शिक्षा का स्तर और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, वो बात एक दिमाग में आती है। हमेशा 1 रुपया किलो गेहूँ नहीं, उनकी स्थिति हम ऐसी कर पाएँ कि गरीब आदमी भी गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाए, और कोई ऐसी योजना बनाने की जरूरत ही ना पड़े, वो दिन क्यों ना आए। तो कई तरह की चीज़ें दिमाग में हैं, उनको पूरा करने का जुनून भी है, जिद भी है, और जज्बा भी है, उसको लेकर काम करते रहे। कितने वर्ष और? जब तक जनता चाहेगी। इस वक्त मेरे हाथ में जो शिवराज चालीसा है, उसमें शिवराज जी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, और आजकल मध्य प्रदेश में इसे बांटा जा रहा है। मैं फिर ये कहूँ कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, जिसने केवल मेहनत करने की कोशिश की है अपनी जनता की बेहतरी के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पर जब आप ये सब देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है? अति उत्साही कोई करते हैं जिसका मैं समर्थक नहीं। एक और, अब आपने जो जवाब नहीं दिया था, वो आखिरी सवाल ये था कि तीन काम जो आपको ऐसा लगता है जो आप नहीं कर पाए। अभी मैं जो बता रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला मामला, उसमें भी लघु और कुटीर उद्योगी ज्यादा लोगों को रोजगार दे, शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप और अपराध था तो वो यही था कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था को उन्हें चौपट कर दिया था। शिक्षा कर्मी 500 रुपये 1000 रुपये तनख्वाह देकर बना दिए थे, तो पूरी सरकारी शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई थी। हम उसको ठीक करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे मन में तकलीफ रही, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो हमने 1 मेडिकल कॉलेज खोल दिया, 3 मेडिकल कॉलेज और खोल रहे हैं। डॉक्टर्स की उपलब्धता और नीचे तक उनको भेजने की कोशिश करना, ताकि गांव में भी लोगों को इलाज मिल सके। शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राजनीति की दुनिया में कौन असली मामा है और कौन वोटर्स को मामू बना रहा है, इसका फर्क करना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन लोकतंत्र की इस परीक्षा में बैठने वाले हर नेता का पर्चा आप तक पहुंचाना हमारा काम है, और उस पर्चे पर कितने नंबर देने हैं ये आपका काम है। जी मीडिया पर हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। कल हमने आपसे पूछा था प्राचीन भारत में कितने प्रकार की जाति व्यवस्था थी, A6, B3 या C4, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 4। और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं मुकेश जैन दिल्ली, धनागी पट्टुगड़े सांगली, कला चंद्रकांत गुजरात। और आज का सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई? A राजीव गांधी, B वीपी सिंह या C अटल बिहारी वाजपेयी। आप हमें अपने जवाब SMS के जरिए भेज सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखिए BBV, फिर एक स्पेस दें और उसके बाद अपना ऑप्शन लिखकर भेज दें 57575 पर। लकी विजेता को मिलेगा शनिवार को होने वाले जी मीडिया के शो इंडिया का एजेंडा में हिस्सा लेने का मौका।